गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने मीन यानी कि समांतर माध्य निकालना सीख लिया था और कौन कौन सी सीरीज के लिए सीखा था अपन ने। एक तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए, सेकंड नंबर पे डिस्क्रीट सीरीज के लिए और थर्ड नंबर पे कंटिन्यूस सीरीज के लिए अपन ने मीन कैलकुलेट किया था। अब ये जो अपन ने थर्ड नंबर पे कंटिन्यूस सीरीज के लिए जो मीन कैलकुलेट किया था, तो उसमें जो फॉर्मूला अपन ने यूज में लिया था, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ या एन, ये लिया था। लेकिन आपके सिलेबस में कंटिन्यूस सीरीज से मीन कैलकुलेट करने का एक मेथड और दिया हुआ है और ये बताया हुआ है कि ये पहले वाले मेथड की कैलकुलेशन या पहले वाले मेथड की अपेक्षा इजी है, कि इसकी कैलकुलेशन पहले वाले मेथड की अपेक्षा इजी है। वो इजी है कि हार्ड है वो तो अपन को देखने पे ही पता चलेगा। पहले वाला मेथड अपने अच्छे से समझ में आ चुका था, ये उसका फॉर्मूला था। अब जो सेकंड मेथड दे रखा है उसे बोलते हैं पद विचलन विधि। पद विचलन विधि जिसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। यहां पे विचलन का मतलब है डेविएशन से, ठीक है। तो ये विधि दी हुई है कंटिन्यूस सीरीज से मीन कैलकुलेट करने के लिए, जो कैलकुलेशन को इजी बनाती है, ऐसा बताया गया है। अब वो तो अपन को ये समझने के बाद में ही पता लगेगा। तो इसके सबसे पहले अपन रूल्स जान लेते हैं कि पद विचलन विधि से मीन कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से रूल्स अपन को फॉलो करना है। तो सबसे पहले अपन को तो ये पता होना चाहिए कि जो मध्यमान है यानी जो विचलन है उसका अपन को पता होना चाहिए विचलन का। अब विचलन क्या है, डेविएशन क्या है, अक्स जिसे बोलते हैं अपन मध्य बिंदु, इसमें से माइनस किया ए, इसे बोलते हैं कल्पित माध्य। इस डाटा में जब अपन ने एक कॉमन संख्या, कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं, इससे इसको डिवाइड किया या भाग लगाया तो अपने पास कुछ डाटा प्राप्त हुए। इन डाटा को अपन विचलन मानते हुए या डेविएशन मानते हुए इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे फ्रीक्वेंसी से, इसे नोट करते हैं अपन डी डैश से। इस विचलन को फ्रीक्वेंसी से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं और डाटा प्राप्त करते हैं। फिर उन डाटा के अकॉर्डिंग अपन निम्न फॉर्मूला को यूज लेते हुए, अभी ये तो यहाँ पे आपके समझ में नहीं आएगा, जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तब इजीली ये कैलकुलेशन आपके, ये रूल्स आपके समझ में आ जाएंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज में लेते हैं पद विचलन विधि के लिए वो है, ये सिंबल तो किसका हो गया, मीन का, इसे बोलते हैं बार, अक्स बार मतलब मीन। ए प्लस सम ऑफ एफ डी डैश, ये डैश लगाया मैंने, अपॉन एन इंटू सी, ये फॉर्मूला है। सबसे पहले अपन इस फॉर्मूला को समझेंगे कि कहां पर किसका क्या मतलब है। फॉर्मूला तो समझ में आना चाहिए। यहां पे मैंने बता दिया कि एक्स बार का मतलब मीन है। ए का मतलब क्या है, यहां पे कल्पित माध्य, यानी अपन को कल्पना करके मानना होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया कल्पित माध्य। इस कल्पित माध्य को यहाँ पे अपन ऐसे शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर है एन, एन क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का योग, फ्रीक्वेंसी का
योग। यहां पे C क्या है? कॉमन फैक्टर, ये वाला कॉमन फैक्टर, जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में सामान्य संख्या। अब बचा है सम ऑफ एफ डी डैश। सम का मतलब तो योग है, पहले से पता है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, और डी का मतलब है कि जो कॉमन संख्या का भाग देने पर जो अपन को डाटा प्राप्त हुआ है उनके योग से है। जो विचलन प्राप्त हुआ उसको मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी से, तो जो अपन को योग प्राप्त हुआ है इसका, उसका मतलब है सम ऑफ एफ डी डैश। तो ये अपन ने एक इसके फॉर्मूला को अच्छे से समझ लिया है जो अपन को आना चाहिए। अब अपन इससे कैलकुलेशन करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अपन इस विधि को समझ सके अच्छे से। कई बार डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कि स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला लिखिए। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो 1 नंबर पक्का। एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके प्राप्तांक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं अंक को अपन शो करेंगे अक्ष से, ठीक है। और स्टूडेंट्स की जो संख्या है, स्टूडेंट्स की संख्या को अपन क्या किससे शो करेंगे? फ्रीक्वेंसी से। ये लो फ्रीक्वेंसी, ये अपन को डाटा क्वेश्चन में मिला है। और जो डाटा है, अब कंटिन्यूस सीरीज के लिए अपन स्टेप डेविएशन मेथड यूज में ले रहे हैं, तो डाटा भी वैसा ही होना चाहिए। जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से 50 है। इनसे संबंधित ये तो अंक की क्लास इंटरवल हो गई। अब 0 से 10 के कितने स्टूडेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स कितने नंबर आए हैं वो क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है पहले से। जैसे 10 स्टूडेंट है, ये 12 है, ये 20 है, ये 18 है, और ये 10 है। ये लो जी, ये डाटा तो अपन को एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में मिला है। अब इससे अपन को इस मेथड को यूज में लेते हुए अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या काम करेंगे? सबसे पहले मिड वैल्यू, मध्यमान निकालेंगे। तो इसी में मैं टेबल ऐड कर रहा हूं, ये तो क्वेश्चन में मिली हुई है लेकिन आपको नई टेबल बनानी है, मैं तो इसी में ऐड कर रहा हूं। तो एक जो आगे एक्स्ट्रा अपन को ऐड करना है वो यहां पे ऐड कर रहा हूं मैं। चार बॉक्स और बनेंगे इसके आगे, 1, ये 2, ये 3 और 4। ऐसे यहाँ पे पेन इनका टोटल करेंगे तो नीचे एक लाइन और खींच देते हैं। ये लो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अपन इसकी मिड वैल्यू निकाल के इसको डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर लेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी है तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो वही मिड वैल्यू जिसे अपन यहाँ पे m से शो कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने शायद dx से ऐसे कुछ बताया होगा, लेकिन यहाँ पे m से शो कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो मिड वैल्यू निकालनी है 0 से 10। मिड वैल्यू क्या होगी? 5। 10 to 20 ये होगी 15। 20 to 30 25। 30 to 40 35, और 40 to 50 45। क्लियर? ये फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लेते हैं साथ के साथ। ये आएगा, आप टोटल करोगे तो 70। इतना काम अपन ने कर लिया है। अब मैंने रूल्स में आपको बताया था कि डेविएशन अपन को निकालना है, विचलन अपन को निकालना है, तो अपन को m - a बराबर d, तो अपने पास विचलन आ जाएगा। अपने पास m तो आ गया है, a और निकालना है।
ए का मतलब क्या होता है? कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माना कि, जैसे मैथमेटिक्स में मानते हैं, माना कि कल्पित माध्य। अब कितना माने, कैसे माने? तो फ्रीक्वेंसी में टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 70। 70 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा? 35। ये इसका कल्पित माध्य हो गया। तो ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखना, कल्पित माध्य इस विधि से अपन आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे तो कल्पना करके मानना होता है कि इसमें क्या हो सकता है, लेकिन मैंने आपको एक विधि बता दी है कि कैसे मानते हैं अपन कल्पित माध्य। तो 70 जो टोटल फ्रीक्वेंसी है इस डाटा की, उसमें उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 35 आ गए, जो इसका एक कल्पित माध्य है। तो अपन को पता चल गया, एम अपन ने निकाल ही लिया है यहाँ पे। इसमें से माइनस क्या करना है अपन को? ए क्या है? 35 कल्पित माध्य। तो करते चले जाओ, ये विचलन है ही। ओके, तो 5 में से अपन को माइनस करने हैं 35। तो जो डाटा आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा? नेगेटिव में, क्योंकि 5 में से घटाना है अपन को 35, तो माइनस के 30। यहां पे मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला, वैसे वैसे करना है अपन को। फिर 15 में से अपन को माइनस करने हैं 35, तो आएंगे अपने पास 20। ऐसे करते जाओगे कैलकुलेशन। फिर 35 है, यहां पे भी 35 है, 35 में से 35 माइनस किए तो 0। फिर यहां पे आगे 45 में से अपन को 35 माइनस करने हैं, तो प्लस के कितने? 10। ऐसे। तो जो नेगेटिव में डाटा आ रहा है उसको नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव में आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। ये ध्यान रखना। ये विचलन अपन ने निकाल लिया है। अब मैंने ये भी कहा था रूल्स बताते टाइम कि विचलन में एक कॉमन संख्या का भाग देते हैं, जिसे सी से नोट कर रहे थे अपन। अब वो कॉमन संख्या या कॉमन फैक्टर क्या है? देखो देखिए इस डाटा में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी 10 का अंतर आ रहा है। कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसमें? 10। ठीक है, तो ये जो कॉलम बनाया है मैंने, इसको मैं शो कर रहा हूं। कॉमन फैक्टर 10 से भाग देने पर मेरे पास क्या प्राप्त हुआ? विचलन, जिसे मैं शो कर रहा हूं डी डैश से। ओके, तो 10 से डिवाइड करते हैं -30 को, तो क्या आएगा? -3। ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो डाटा इतना बड़ा है ये छोटा हो जाए, इसलिए कॉमन फैक्टर का भाग लगाया है। ऐसे ही आगे कैलकुलेट करते रहेंगे। तो 10 का भाग लगाया कॉमन फैक्टर का -20 में, तो -2। ये क्या हो जाएंगे? -10 है तो -10 में अपन को 10 का भाग लगाना है, तो क्या आना है? -1, क्योंकि माइनस का 10 है, ये 10 का भाग लगाया तो माइनस का 10 एकम 10, तो -1। ऐसे ही 0 में अपन को भाग लगाना है कॉमन फैक्टर 10 का, तो क्या आएगा? 0 का 0, और 10 में 10 का लगाना है तो ये 1। ये लो काम हो गया। अब अपन को निकालना है सम ऑफ एफ डी डैश। एफ डी डैश, डी डैश अपने पास है फ्रीक्वेंसी, ये रही, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है इस डी डैश विचलन से, तो अपने पास ये यहाँ पे डाटा आ जाएगा, तो उसका अपन टोटल कर लेंगे, और अपने पास सारा डाटा आ चुका है तो उसको फिर फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। कैलकुलेट करते हैं, तो जो डाटा आएगा, जैसे 10 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो जो डाटा आएगा वो -30। ऐसे ही करते जाओ कैलकुलेट। -24, इसका -20, ये 0 का 0, और ये 10। 0 को मल्टीप्लाई किया है 18 से, तो 0 का 0 ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे योग किया तो सम ऑफ
एफ डी डैश, ये माइनस में है तो माइनस में ही टोटल होगा ये माइनस, ऐसा नहीं कि माइनस माइनस करके प्लस कर दो, नहीं, तो माइनस के आगे 64 काउंट कर लेना, 64 आएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मूला भी आपने देखा था कि a प्लस, फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे साइड में, a प्लस सम ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय n इंटू कॉमन फैक्टर c। मान रखो a यानी कल्पित माध्य 35, ये रहा 35 प्लस एफ डी क्या आया माइनस के 64, एन क्या है फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 70, ये लो जी 70, सी यानी कि कॉमन फैक्टर कितना था 10, ये लो जी डाटा अपने लिख दिया है, कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, 35 प्लस 10 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 640, ये 70, 0 से 0 गया तो कितने आएंगे 914, कैलकुलेशन करके देख लेना, तो 35 प्लस माइनस ये संख्या प्लस यहाँ पे माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस कितना आया 9.14, 35 में से ये माइनस करनी है आपको 9.14, तो जो डाटा आएगा आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद वो है 25.86, ये है इस डाटा का अर्थमेटिक मीन। अब आप बताओ कि ये पहले वाली जो विधि थी उससे इजी है कैलकुलेशन करने में या हार्ड है, जो आपको समझने के बाद पता लग गया होगा। यानी कि अपन ने इसमें मिड वैल्यू तो अपन ने उसमें भी कैलकुलेट की थी, लेकिन अपन ने इसमें एक्स्ट्रा में ये काम भी किया है यहाँ पे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा आपको, इसका फॉर्मूला भी थोड़ा लंबा लेंथी लगेगा आपको। तो अगर आपको ये वाली मेथड अच्छा लग रहा है तो ये वाला मेथड भी आप यूज में ले सकते हो, पहले वाला मेथड अच्छा लगा है तो वो वाला भी यूज में ले सकते हो। लेकिन कई बार जो क्वेश्चन पूछता है अगला, उसमें डायरेक्ट ये बोल देता है आपको बाकायदा कि आपको जो रिजल्ट निकालना है, जो मीन निकालना है, वो इस विधि से निकालना है, तब आपको स्पेशली ये विधि यूज में लेनी ही पड़ेगी। तो आपको ये मेथड भी समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये मेथड भी आज समझाया है। ये अपना मीन वाला टॉपिक कंप्लीट है। अब अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक, मोड, जिसे बोलते हैं बहुलक, जो कैलकुलेशन करने में बहुत ही इजी होते हैं लेकिन हार्ड भी होते हैं। जो चीज़ स्टार्टिंग में सरल लगती है, इजी लगती है, वो लास्ट में जाती जाती हार्ड हो जाती है, जैसे कि आपने मीन के साथ देखा। तो अपन को लास्ट में ये जो मीन पड़ा है, इसके लाभ और हानियां भी बतानी होती है, यानी कि कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां भी बतानी होती है, जो अपन को पढ़ने के बाद ही पता चलती है। तो कई बार आपको एक नंबर में पूछा गया है ये शॉर्ट क्वेश्चन में, मेरिट्स ऑफ मीन और डी मेरिट्स ऑफ मीन, यानी कि क्या इसमें मीन में अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ, क्या कमियाँ हैं। तो अच्छाई तो ये थी कि ये कैलकुलेशन करने में इजी है, समझने में इजी है, और इसमें पैरामीटर्स की जो सभी डाटा है उनको बराबर महत्व दिया जाता है। किसी को ऐसे नहीं कि आप कोने में चले जाओ, सबको बराबर महत्व दिया गया है। इसके साथ ही इसमें अपन को ये भी जरूरत नहीं पड़ी कि डाटा को अपन क्रमबद्ध रूप से प्रदर्शित करें, आरोही अवरोही क्रम में। किसी भी क्रम में आप कैलकुलेट करो, डाटा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा स्टेबल ही रहेगा। तो ये तो कुछ अच्छाइयाँ हैं। बुराइयाँ भी देख लेते हैं। ये अवास्तविक होते हैं, वास्तविक नहीं होते, अवास्तविक होते हैं। और एक कमी ये है कि एक निरीक्षण मात्र से अपन रिजल्ट नहीं निकाल सकते।
जैसे अपन ने डायग्राम्स बनाए थे, लाइन डायग्राम्स बनाए थे, उनमें तो मात्र एक झलक से ही अपन बता देते कि इसमें ये डाटा ज़्यादा है, इसमें ये कम है। लेकिन मीन के साथ ऐसा नहीं है, अपन को तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पेपर और पेन लेके। तो अपन एक निरीक्षण मात्र से रिजल्ट नहीं निकाल सकते, तो ये इसकी एक कमी भी हो गई। अब अपन स्टार्ट करेंगे मोड, जिसे बोलते हैं बहुलक मोड। सबसे पहले वही इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन, कहते किसे हैं, तो किसी भी सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के पैरामीटर्स का वह मान जो सबसे अधिक बार उपस्थित हो, उस सीरीज का या श्रेणी का बहुलक कहलाता है। मैंने ये कहा कि किसी श्रेणी, इसे बोल रहा हूं मैं सीरीज, या अथवा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे अपन बोलते हैं आवृत्ति वितरण, इसमें पैरामीटर्स का वह मान जो सबसे अधिक बार उपस्थित हो, यानी कि पैरामीटर्स का ऐसा मान जो सबसे अधिक बार उपस्थित हो, वही उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या श्रेणी का बहुलक कहलाता है। अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं है तो दूसरी ओर बना लेते हैं अपन, ध्यान से सुनना। डिस्ट्रीब्यूशन में जिसे अपन बोलते हैं वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी का या डिस्ट्रीब्यूशन में वह फ्रीक्वेंसी जो एक वेरिएबल पर सबसे अधिक बार वितरित हो, यानी कोई वितरण है, उस वितरण में कोई फ्रीक्वेंसी है, कोई फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वह कितनी बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है, वही उस श्रेणी का, सीरीज का मोड कहलाएगा। क्लियर है? अगर मान लो कि डिस्ट्रीब्यूशन में यदि कोई फ्रीक्वेंसी किसी वेरिएबल पर एक ही बार वितरित है तो उसे बोलेंगे यूनी मोड। एक से ज्यादा यानी 2 बार वितरित है तो बाई मॉडल या बाई मोड ही बोल देते हैं अपन, तो मॉडल भी बोल देते हैं। एक से अधिक बार यानी 2 से भी ज्यादा तो उसे पोली मॉडल, ऐसे कुछ। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर किसी डाटा में एक ही फ्रीक्वेंसी की संख्या ज्यादा है या वो बार बार आई है तो उसे बोलेंगे यूनी मोड है इसमें। अगर 2 बार है तो उसे बोलेंगे बाई मोड है इसमें, यानी 2 बहुलक है इसमें। बाई का मतलब 2, मोड मीन्स बहुलक। 2 से भी ज्यादा है तो उसे बोलेंगे अपन पोली मॉडल या बहुलक। ये तो अपन ने इसकी अच्छे से डेफिनेशन समझ ली है। अब अपन फर्स्ट सीरीज के लिए जो होती है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, जैसा कि अपन ने मीन में देखा था, कैलकुलेट किया था, 3 प्रकार की अपन ने सीरीज ली थी। फर्स्ट इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड कंटिन्यूस सीरीज। इन तीनों के लिए अपन यहां पर भी मोड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ले रहा हूं मैं मोड फॉर, कौन सी थी, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, जिन्हें बोलते हैं व्यक्तिगत अन्वेषण। सबसे पहले रूल क्या है, मात्र एक निरीक्षण से, एक नज़र डाल के ही अपन ये बता सकते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में कि इसमें बहुलक क्या है।
क्योंकि ये नॉर्मल डाटा होते हैं, एकदम नॉर्मल, कोई स्पेशल अपन को इनमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपके डाउट भी क्लियर हो जाए। एक डाटा दिया है, 3 डाटा है। फर्स्ट, जैसे जो डाटा दिया है, ह्यूमन की प्रति मिनट हार्ट बीट रेट दी हुई है। ह्यूमन की प्रति मिनट हार्ट बीट रेट दी हुई है। जैसे अपन जानते हैं कि 72 ही होती है एक एडल्ट ह्यूमन की, लेकिन जो डाटा दिया है, जो नोट किया है, वह है 60, 61, 62, ऐसे कोई भी डाटा मान सकते हैं अपन। 60, 63, 70, 64, फिर 70, फिर 65 और फिर 70। इसका ही देख लेते हैं अपन पहले। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि 60 है, 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, 65 है, 66 नहीं है, 67 भी नहीं है, 68 भी नहीं है, 69 भी नहीं है, डायरेक्ट 70 है। तो अपन एक टेबल बना लेते हैं। तो एक तरफ तो आ जाएंगे वेरिएबल के मान। अच्छा, अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ये कंटिन्यू है, इसके बाद फिर छोटी संख्या आ गई, फिर बड़ी आ गई, फिर बहुत बड़ी आ गई एकदम से। तो सबसे पहले अपना काम है कि इसको अपन आरोही अवरोही क्रम में अरेंज करें। ये अपन को ध्यान रखना, ये रूल है इसका। तो आरोही क्रम में अपन अरेंज कर लेंगे तो कैसे आएगा? 60, 61, 62, फिर है 63, कंटिन्यू देखते जाएंगे ना बढ़ते हुए क्रम में, फिर है 64, फिर है 65। 65 के बाद 66 नहीं है, 67 भी नहीं है, 68 भी नहीं है, 69 भी नहीं है, डायरेक्ट दिया है 70। ये लो जी, ये लिया है अपन ने आरोही क्रम में। यहां पे क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे नोट करेंगे अपन? ये 60 नंबर की हार्ट बीट है, इस डाटा में कितनी बार इसकी पुनरावृत्ति हुई है गिनेंगे। 1, 2, 2 बार हुई है, तो ये इसके सामने 2। फिर 61, 1 बार ही हुई है, ये लो 1। फिर है 62, 1 बार ही हुई है। फिर है 63, 1 बार ही हुई है, ये लो 1। फिर है 64, ये रहा 64, 1 बार ही हुई है, ये भी हो गया। फिर है 65, 65 और कहीं पे दिख रहा है 65, 1 बार ही है 65। फिर है 70, ये रहा एक 70, ये रहा एक 70, ये हो गए 2। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो 60 नंबर की हार्ट बीट है वो 2 बार रिपीट हुई है, और 70 नंबर की भी 2 बार रिपीट हुई है। वापस देख लेते हैं एक बार। 70, 1, 2, 3, ये अपना रह गया था। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है, अगर स्टूडेंट सामने हो तो बता देते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि 60 2 बार ही रिपीट हुई है, लेकिन 70 3 बार रिपीट हुई है। तो मैंने ये समझाया था कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, या किसी सीरीज में या किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल का वह मान जो सबसे अधिक बार उपस्थित हो, वह उस टेबल का मोड कहलाता है। तो ये सबसे अधिक बार उपस्थित है 70, कितनी बार? 3 बार, बाकी कम है। तो ये 3 बार अधिक बार उपस्थित हुआ है, तो 70 ही इस डाटा का बहुलक होगा। और बहुलक कैसा है? एक ही बहुलक है इसमें,
अगर ये भी 60 भी 3 नंबर पे होता, 3 फ्रीक्वेंसी होती, तो ये यूनी मोड ना होके बाई मोड होता है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि इसमें 70 क्या है, यूनी मोड। अगर मान लो इसी में मैं कैलकुलेट करूं कि ये जो 60 भी है, एक 60 और कर दूं यहाँ पे, ये एक 60 और है जी, तो ये भी क्या हो गए 3। तब इसमें कितने मोड हुए, एक तो ये भी हो गया, एक ये भी हो गया, इसमें बोलेंगे 60 भी है, 70 पहले से है, तो इसमें ये क्या हो गया, यूनी मोड ना होके बाई मोड या बाई मॉडल भी आप बोल सकते हो। और मान लो कि इसमें ये 61 भी 3 बार आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी मोड या पॉली मोड बोल सकते हो आप। तो ऐसे अपन, ये तो अपन ने टेबल बनाई है, डायरेक्ट अपन ऐसे नजर मार के भी देख सकते हैं कि नजर मारो तो हाल ये 70 जो है 1 2 3 बार आ रहा है जी, तो इसका ये 70 ही मोड हो गया। ऐसे नॉर्मल अपन एक नजर मार के भी इसमें मोड निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल डाटा है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है। अपन को कैलकुलेशन तब करनी पड़ेगी जब अपन सेकंड स्टेप में चलेंगे, जैसे डिस्क्रीट सीरीज के लिए मोड निकालेंगे, फिर कंटिन्यूस सीरीज के लिए मोड निकालेंगे। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।